QKIS कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, QKIS में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार स्पेशल जीएस को देखेंगे। इसमें बिहार स्पेशल ज्योग्राफी, हिस्ट्री और जीएस के जितने भी पॉइंट हो सकते हैं उसको हम लोग देखेंगे। बीपीएससी एडीओ का जो एग्जाम है उसमें आपका रिवीजन हो जाएगा। आप बहुत सारे सोर्स से पढ़ाई आप किए होंगे, तो याद रखिएगा यह माइंड मैपिंग क्लास एक तरह से है। मैं बिल्कुल मैप के थ्रू बिहार के चीज को बिल्कुल मैप के थ्रू बताया हूँ। तो एक बार आप देख लेंगे वीडियो को तो एक बार क्या आपका रिवीजन हो जाएगा। तो आप पहले से पढ़े होंगे तो एक बार का आपका रिवीजन हो जाएगा, तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो मेरा प्रयास है आपको जो है बिल्कुल मैप के थ्रू चीजों को बताऊं। फिर भी कहीं कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। और ये पीडीएफ हमारे जो है एग्जाम वेब ऐप पर आपको मिल जाएगा, और उसका लिंक इस वीडियो के कमेंट मैंने शेयर कर दिया है और डिस्क्रिप्शन में, वहां से ले लीजिएगा और जाकर के इसको जो है आप देख सकते हैं। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। बिल्कुल माइंड मैपिंग के तहत एक एक चीज हम यहाँ देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बिहार की भूगर्भिक संरचना। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बिहार की भूगर्भिक संरचना के बारे में अगर पूछा जाए तो बिहार को भूगर्भिक आधार पर देखा जाए तो 4 अलग अलग चट्टानों में बांटा गया है। थोड़ा पहले हम इसको इस तरह देखते हैं डायग्राम के माध्यम से। तो बिहार की भूगर्भिक जो संरचना है, ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ बिहार की बात करें तो बिहार में 4 प्रकार की भूगर्भिक संरचनाएं पाई जाती हैं। एक क्वेश्चन तो आपको यह बन गया। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा इनमें कौन कौन सी संरचनाएं हैं या कौन सी नहीं है। तो 4 कौन कौन सी हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानें बिहार में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती है? तो बिहार का जो दक्षिणी पठारी भाग है वो धारवाड़ क्रम की चट्टानों का बना हुआ है, ये याद रखिएगा। जो बिंद क्रम चट्टानें पाई जाती हैं तो कैमूर या रोहतास का जो पठार है ये बिंद क्रम की चट्टानों का बना है। ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है, याद कर लीजिएगा। टर्सरी चट्टान याद रखिएगा, जो सोमेश्वर पहाड़ी और शिवालिक का क्षेत्र है। तो जो हिमालय का विस्तार पश्चिमी चंपारण में बिहार में है और शिवालिक पर्वत और आपका सोमेश्वर की पहाड़ी उसी का हिस्सा है, वो टर्सरी क्रम की चट्टानों का बना हुआ है। ये भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, आ सकता है। और आपका क्वाटरनरी चट्टानों से बिहार के गंगा का मैदान का निर्माण हुआ है। तो बिहार में गंगा का मैदान 2 है, एक उत्तरी गंगा का मैदान और एक दक्षिणी गंगा का मैदान है। तो इसको याद रखिएगा। अब याद रखिएगा अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बिहार की भूगर्भिक संरचना में 4 चट्टानें कौन कौन सी है, तो चारों के नाम अच्छे से याद रखना। इनमें से कोई एक नहीं होगा, कोई अलग दे दिया जाएगा उसमें, जिससे बिंद क्रम की चट्टान को स्थान पर कुडप्पा क्रम चट्टान दे दिएगा तो वो नहीं होगा। तो 4 चट्टानें पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है ये भी याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसी को मैप में अगर हम देखें तो आसानी से आपको ये याद हो जाएगा। जैसे आप देखें धारवाड़ क्रम की चट्टानों से याद रखिएगा बिहार का दक्षिणी क्षेत्र बना हुआ है, और इसीलिए बिहार के दक्षिणी क्षेत्र के जितने जिले हैं इसी में खनिज पाए जाते हैं। तो जितने बहुमूल्य खनिज हैं, चाहे सोना हो, लोहा हो, या क्या कह सकते हैं मैग्नीज हो, अभ्रक हो, ये सब कहाँ पाया जाता है? ये सब धारवाड़ क्रम चट्टानों में पाया जाता है। सोना भी इसी में पाया जाता है। तो जमुई जिला भी इसी क्षेत्र में आता है और जमुई में सोना पाया गया है। ठीक है, तो याद रखना इसी क्षेत्र में आता है। तो धारवाड़ क्रम चट्टान बिहार के दक्षिण में है। ये भी ऑप्शन क्वेश्चन पूछा सकता है कि बिहार के किस क्षेत्र में धारवाड़ क्रम चट्टानें पाई जाती हैं। तो 4 ऑप्शन हो सकता है। कौन कौन सा ऑप्शन हो सकता है? उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम या फिर दक्षिणी क्षेत्र। तो दक्षिणी क्षेत्र हो जाएगा, एक क्वेश्चन आपका बन गया। दूसरा, आपका जो चट्टाने हैं क्वाटरनरी चट्टाने हैं, इससे क्या बना हुआ है? गंगा के मैदान का निर्माण हुआ है। तो जो गंगा का मैदान बना है किससे बना है? क्वाटरनरी चट्टानों का। एक क्वेश्चन आपका ये हो गया। तीसरा आपका है बिंद क्रम चट्टाने। तो बिहार का अगर ये मैप है तो बिहार का दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र याद रखिएगा बिंद क्रम चट्टानों पाया जाता है। तो आपसे कौन सा? तो कैमूर या रोहतास का पठार। तो कैमूर या रोहतास पठार देके क्वेश्चन पूछा जाएगा, या फिर दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र करके भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, या फिर आपका जो है किस जिले में पाई जाती है। तो कैमूर और रोहतास जिसे सासाराम जिले में जो है ये चट्टानें पाई जाती है। कौन सी? बिंद क्रम चट्टानें पाई जाती है, जो परतदार चट्टानें होती हैं। तो हमें जिला भी याद रखना है, पठार भी याद रखना है और साथ में क्षेत्र भी याद रखना है। क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जाए हम तैयार रहेंगे। ठीक है। दूसरा, क्वाटरनरी जो क्रम चट्टानें हैं ये आपका जो है सोमेश्वर या पहाड़ी या उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। तो अगर पूछा जाए कि आपका क्वाटरनरी या टर्सरी क्रम चट्टानें जो है कहाँ पाई जाती है बिहार में, तो आप बताओगे बिहार का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। तो क्षेत्र ये हो गया एक क्वेश्चन। दूसरा, किस पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी बनी है? तो सोमेश्वर की पहाड़ी इसी से बनी है, ये याद रखिएगा। तीसरा, आपसे पूछा जाएगा कि ये जो है
किस क्षेत्र में है तो आप ये बता देना। और जिला पूछा जाए तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण हो गया, मोतिहारी और आपका जो बेतिया, ये इंपॉर्टेंट हो गया कि नहीं हो गया। तो ऐसे जब मैप से पढ़ते हैं तो क्या होता है, रिवीजन हो जाता है, याद हो जाता है। तो हमारा मकसद इस वीडियो बनाने का यही है कि जो है आपका रिवीजन हो जाए, और आप एक जो है 1 घंटा आधे घंटा टाइम देंगे तो ये वीडियो पूरा आप देख लेंगे और आपका रिवीजन हो जाएगा। तो इसको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, जिससे जो आप पढ़े हों, आप बहुत सारे सोर्सों से पढ़े होंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, एक तरह से रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर आगे आता है कि बिहार की भौतिक संरचना, बिहार को भौतिक रूप से कितने भागों में बांटा गया है। तो जैसे भारत को भौतिक रूप से 6 भागों में बांटा गया है, वैसे बिहार को भौतिक रूप से 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? बिहार में पहाड़ी भी क्षेत्र है, अर्थात बिहार में पर्वतीय क्षेत्र भी है। दूसरा, बिहार में आपका पठारी क्षेत्र भी है। और तीसरा, बिहार में मैदानी क्षेत्र भी है। तो भौगोलिक रूप से अगर देखा जाए, इसे हम भौतिक रूप संरचना कहें चाहे प्राकृतिक रूप से कहें, तो बिहार को प्राकृतिक रूप से 3 भागों में बांटा गया है। बिहार को राजनीतिक रूप से अगर कहा जाए तो 38 जिलों में बांटा गया है, ये भी याद रखिएगा। तो राजनीतिक रूप से 38 जिला हो गया, लेकिन याद होना भौगोलिक या भौतिक रूप से, प्राकृतिक रूप से याद रखिएगा 3 भागों में बांटा गया है। अब आप देखो जो आपका पर्वतीय क्षेत्र कौन सा है बिहार का, तो आपका जो बिहार का उत्तर पश्चिमी, जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, ये आपका ये क्या है, शिवालिक श्रेणी पाई जाती है। शिवालिक श्रेणी का विस्तार बिहार के चंपारण में है, याद रखिएगा। इसमें एक आपका जो है सोमेश्वर की पहाड़ी है, और सोमेश्वर की पहाड़ी के बाद बीच में एक घाटी है जिसे हरहा नदी घाटी कहते हैं, दून घाटी कहते हैं। और फिर आपका रामनगर की श्रेणी है। तो अगर इसको मैप के थ्रू ऐसे देखें तो इस तरह से है। तो सोमेश्वर की पहाड़ी ये हो गया, रामनगर दून श्रेणी ये हो गया, और आपका जो बीच की घाटी है ये हरहा नदी घाटी आपका ये हो गया। ठीक है, तो आप याद रखिएगा तीनों का क्रम भी पूछा जा सकता है, और तीनों शिवालिक श्रेणी के हिस्से हैं। तो बिहार का जो प्राकृतिक रूप से अगर देखा जाए तो पर्वतीय रूप से आपका ये हो गया। दूसरा आपका जो है पठारी रूप से। बिहार को अगर देखा जाए तो बिहार में, बिहार का जो दक्षिणी क्षेत्र है जो धारवाड़ क्रम चट्टानों का बना है, ये क्या है, याद रखिएगा ये पठारी क्षेत्र है। और याद रखिएगा इसी में कैमूर पठार भी स्थित है। तो कैमूर पठार और दक्षिण का पठार पूरा पठारी है, और इसकी सीमा छोटा नागपुर के पठार से लगती है। तो छोटा नागपुर का ये विस्तार है, छोटा नागपुर का जो पठार है आपका झारखंड में, ये उसी का विस्तार है जो आपका कहां पहुंच गया, बिहार के दक्षिणी क्षेत्र में। तो याद रखिएगा बिहार का जो दक्षिणी भाग है क्या है आपका, ये पठारी भाग है। और बिहार का जो है सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो मैदानी भाग है। तो बिहार के मैदान 2 है। गंगा नदी बिहार के मैदान को 2 भागों में बांट देती है। ये आपका है उत्तर का मैदान, और ये आपका है दक्षिण का मैदान। तो बिहार में याद रखिएगा 2 मैदान है, उत्तर का मैदान और दक्षिण का मैदान। अब उत्तर बिहार की अगर हम और डिवाइड करते हैं तो गंडक कोसी का दोआब है, याद रखिएगा, कोसी महानंदा का दोआब है, ये आपका हो गया। इधर आपका जो है क्या कहते हैं, भोजपुर का मैदान है, मगध का मैदान है, और आपका जो है अंग का मैदान है, ये हो गया। और आपका खड़गपुर की जो पहाड़ी है ये भी धारवाड़ क्रम चट्टानों का बना हुआ है, और इसमें भी बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं जो आपका बिहार के दक्षिणी पठारी क्षेत्र का क्या है, हिस्सा है। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद रखना, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप लोग बिल्कुल गलती इसमें मत करिएगा। तो बिहार को कितने भागों में बांटा गया है, कौन कौन से भाग हैं, मैंने बता दिया, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, गलती बिल्कुल मत करिएगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बिहार का देशांतर और अक्षांशीय विस्तार देख लेते हैं कि बिहार कितने से कितने देशांतर में और कितने से कितने अक्षांश में स्थित है। आपको पता होगा कि बिहार जो है आपका जो उत्तर भारत में है, और बिहार जो है याद रखना उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, याद रखिएगा। इसीलिए यहाँ जितने भी अक्षांश होंगे ये उत्तरी अक्षांश कहलाएंगे, यहाँ पे भी उत्तरी अक्षांश। और बिहार जो है, क्योंकि भारत में याद रखिएगा पूर्वी गोलार्ध में है, अगर देशांतर के आधार पर देखा जाए तो याद रखिएगा बिहार भी पूर्वी देशांतर में आ जाएगा। तो यहाँ पूर्वी देशांतर लिखा होगा और यहाँ भी पूर्वी देशांतर लिखा होगा। तो कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है जानते हैं, ये सारा बिल्कुल सही कर देता है, अक्षांश को बिल्कुल सही लिखता है, नंबर वही लिखता है, लेकिन वहां गलती क्या कर देता है, जहां उत्तर है वहां दक्षिण कर देता है, जहां दक्षिण वहां उत्तर कर देता है। हम क्या करते हैं, हम इसी को रट के बैठे होते हैं, और जैसे पेपर आता है वहां गड़बड़ हो जाता है, तब लगता है कि तो गड़बड़ हो गया हमसे। तो ये गड़बड़ी मत करना, यहाँ उत्तर अक्षांश आ जाए तो उत्तर देखना, और आपका जो है देशांतर आ जाए तो पूर्वी देशांतर जरूर देखना, पश्चिम देशांतर भारत नहीं है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं बिहार का। अगर देखा जाए तो बिहार कितने से कितने उत्तरी मतलब अक्षांशों के बीच में, उत्तरी अक्षांशों के बीच में,
तो याद रखिएगा अक्षांश में क्या होता है, अक्षांश में अगर बात करते हैं, उत्तरी अक्षांश की बात करते हैं, तो याद रखिएगा बिहार जो है 24 डिग्री, तो यार ये लगा हो तो 24 डिग्री हो गया, 24 डिग्री 20 मिनट, अगर एक पॉइंट रखा हो तो मिनट कहते हैं उसको, क्योंकि जो जो अक्षांश देशांतर उनको मिनट और सेकंडों में बांटा जाता है, और जो आपका जो है 10 मिनट जो आपका सेकंड पर ये उत्तरी अक्षांश पे स्थित है। तो बिहार याद रखिएगा 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है। याद रखिएगा अगर एक पॉइंट लगा है तो मिनट और दो लगा तो सेकंड। और कहां तक है तो 27 डिग्री, याद रखिएगा 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश में बिहार स्थित है। याद कैसे करना है, इसको 4-5 बार लिख डालना, ठीक है, फ्री का नंबर है, लिख लेना, गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है, अच्छे से लिख लेना। फिर बिहार आपका कितने से कितने पूर्वी देशांतर के बीच में है, तो याद रखिएगा 83 डिग्री 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर से बिहार शुरू होता है, और आपका जो है 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर बिहार स्थित है। तो बिहार का अक्षांश और देशांतर मैंने बता दिया है, इसको देख करके अच्छे से याद कर लीजिएगा, 3-4 बार लिख लीजिएगा। उत्तरी और आपका पूर्वी देशांतर और उत्तरी अक्षांश जरूर विशेष गौर कर लीजिएगा, नहीं तो आया हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है, ये गलती मत करना। कई लोगों का ये क्वेश्चन में कंफ्यूजन हुआ था, बाद में बच्चों ने मुझे बताया तो बड़ा दुख मुझे भी हुआ, ठीक है, तो मैंने सोचा कि इस पर और गौर करेंगे, ठीक है। इसके अलावा बिहार की बात करें तो बिहार का जो उत्तर दक्षिण की लंबाई वो 345 किलोमीटर है, और बिहार की पश्चिम से आपका पूरब की जो लंबाई 483 किलोमीटर है, ये भी याद रखना। तो पूरब पश्चिम की लंबाई ज्यादा है, उत्तर दक्षिण की लंबाई बिहार की कम है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब बिहार के प्रमुख गर्म जलकुंड को देखते हैं, बिल्कुल मैप के थ्रू देखेंगे। तो बिहार के कुछ ही जिले ऐसे जहां पे गर्म जलकुंड पाए जाते हैं, उसमें एक जिला कौन सा, पहले आपका मुंगेर, तो सबसे अधिक गर्म जलकुंड मुंगेर में ही पाए जाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे लक्ष्मण कुंड, इसका जो तापमान है सबसे ज्यादा है 62 सेंटीग्रेड, यह मुंगेर का सर्वाधिक गर्म जलकुंड है, इसको याद रखिएगा। ऋषि कुंड, जन्म कुंड, सिंगार ऋषि कुंड, भीम कुंड, रामेश्वर कुंड, सीता कुंड, भरारी कुंड, पंचतर कुंड, याद रखिएगा सब कहां पर है, याद रखिएगा ये सब मुंगेर जिले में है, इनको याद रख लीजिएगा, 3-4 बार रिवीजन कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। दूसरा, गया जी जिले में अग्नि कुंड है, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो गया में अग्नि कुंड है, या इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आपका जो है बात किया जाए तो गर्म जलकुंड का कहा जाए तो राजगीर नालंदा जिले में बहुत सारे पाए जाते हैं। तो याद रखना केवल 3 जिले अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से बिहार के केवल 3 जिले हैं जहां पर गर्म जलकुंड पाए जाते हैं। उसमें जो अगर देखा जाए तो एक आपका नालंदा या राजगीर है, एक आपका मुंगेर है, आपका गया है। अगर हम राजगीर की बात करें, ब्रह्मकुंड जलाशय है बिहार का सबसे गर्म जलाशय, 87 डिग्री तापमान है इसका। सप्तधारा जलकुंड, सूर्य जलकुंड, नानक जलकुंड, गोमुख जलकुंड, याद रखिएगा, और आपका जो है क्या कहते हैं मखदूम जलकुंड है, ये सब क्या है, ये सब आपका जो है राजगीर जिले में, इनको याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, बिहार के प्रमुख पक्षी अभ्यारण्य 21 जिले में है, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि 21 जिले में है। तो बिहार के प्रमुख जो पक्षी अभ्यारण्य को मैप के आधार पर देखें तो याद रखिएगा वैशाली जिले में बरेला सलीम अली जुम्बा सहनी पक्षी अभ्यारण्य वैशाली जिले में है। तो एक तरफ हो सकता है कि अभ्यारण्य का नाम दे दे और एक तरफ 4 जिले दे दे और मिलान करने को आ जाते, एक साथ आपसे 4 क्वेश्चन पूछ लिया उसने ना, तो इसलिए याद रखना। जमुई जिले में नकटी और नागी, याद रखना नागी जो है पक्षी अभ्यारण्य है, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रामसर स्थल भी घोषित है। गोगा बिल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है, कटिहार जिले में, ये भी आपका रामसर स्थल हो गया बिहार का, यह भी कहां पर है, कटिहार जिले में है, पक्षी अभ्यारण्य, इनको याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैप के अनुसार बिल्कुल है, ठीक है। इसके बाद और बात करते हैं तो बक्सर जिले में, याद रखना बक्सर पक्षी बिहार है, बक्सर जिले में उसी के नाम पर है। पटना में संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में है, यह याद रखिएगा। दरभंगा जिले में कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य कहां पे है, दरभंगा जिले में, ये याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और आपका बेगूसराय में कांवर पक्षी अभ्यारण्य है, ये याद रखिएगा, ये भी रामसर स्थल है, याद रखिएगा,
ये भी घोषित किया गया, सबसे पहले इसी घोषित किया गया था। अभी आगे मैप के माध्यम से बता देता हूं मैं। तो इंपॉर्टेंट है, इसको गलती बिल्कुल मत करिएगा, क्वेश्चन आए तो गलत आप लोग का ना होने पाए। आगे बढ़ते हैं, बिहार के वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करते हैं। पश्चिम बिहार के अलावा बिहार में बहुत सारे अभ्यारण्य पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पाया जाता है? पश्चिमी चंपारण पाया जाता है, इसको याद रखिएगा। और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पर, टाइगर रिजर्व भी यहीं पर है। इसके बाद बात करते हैं पश्चिमी चंपारण में उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? पश्चिमी चंपारण में। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है, गलती मत करिएगा। इसके अलावा बात करते हैं आपका गया जी जिले में गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य है, क्योंकि गया में ही बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो ये इस बहाने याद हो जाएगा। और याद रखिएगा, मुंगेर जिले में भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है? मुंगेर जिले में है, तो ये भी आपका याद हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आपका है जो है पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क है। पश्चिमी चंपारण में यही बिहार का टाइगर रिजर्व भी है। आपका जो है अररिया जिले में परमार डॉल्फिन अभ्यारण्य कहां पर है? याद रखिएगा, ये कहां पर है? तो अररिया जिले में है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा नवादा जिले में राजौली वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है? तो याद रखिएगा, ये नवादा जिले में है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बिहार के अन्य वन्यजीव अभ्यारण्य देखा जाए तो भागलपुर जिले में विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभ्यारण्य कहां पर है? भागलपुर में है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। कैमूर रोहतास में याद रखिएगा, जो है कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य है, दोनों जिले में है, कैमूर में भी है और रोहतास में, दोनों में है, तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इसको बाघ रिजर्व मतलब टाइगर रिजर्व बनाने का प्रस्ताव भी है, हो सकता है कि एक आध 2 साल में ये टाइगर रिजर्व बन जाएगा, लेकिन इसको केवल बिहार में शामिल नहीं किया जाएगा, इसको यूपी में शामिल किया जाएगा, यूपी बिहार दोनों मिला के बनेगा, याद रखिएगा, ये प्रस्ताव भेजा गया है। आगे बढ़ते हैं, बिहार के एक और याद रखिएगा, राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य नालंदा में है, ये तो आपको याद ही हो जाएगा, नालंदा में राजगीर है ही, ठीक है, इंपॉर्टेंट ये भी हो गया। आगे बात करते हैं, बिहार में रामसर स्थल कौन कौन से हैं? तो बिहार में रामसर स्थल वर्तमान में 6 हो चुके हैं। रामसर स्थल याद रखिएगा, रामसर ईरान का एक शहर है। 2 फरवरी जो है 1971 में यहीं पर आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए मीटिंग बुलाई गई थी, बैठक बुलाई गई थी, इसीलिए 2 फरवरी को प्रत्येक वर्ष आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, ये भी करंट अफेयर में पूछा जा सकता है। और याद रखिएगा, जो 6 रामसर स्थल हैं, तो आर्द्र भूमियों को रामसर स्थल कहते हैं, इसको अंग्रेजी में वेटलैंड कहते हैं, दलदली भूमि कहते हैं, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा, बात किया जाए तो बिहार में जो 6 हैं, तो किस जिले में है और नाम क्या है, तो मिलान करने को अगर आ जाए या यही क्वेश्चन पूछ जाए कब घोषित किए गए, सब हमें याद कर रख लेना है। अब याद रखिएगा, नागी पक्षी अभ्यारण्य और नकटी पक्षी अभ्यारण्य दोनों याद रखिएगा जमुई जिले में है, और 2024 में इसको घोषित किया गया, प्रवासी पक्षियों के लिए ये प्रसिद्ध है, याद रखिएगा, यहाँ से साइबेरिया के प्रवासी पक्षी आते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो नागी और नकटी याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। इसके बाद बात करते हैं, तो कांवर झील ये बेगूसराय जिले में है, ये भी प्रवासी पक्षियों के लिए है, और 2020 में इसको घोषित किया गया था। तो बिहार का जो है सबसे पहली बार याद रखिएगा, पहला ये याद रखिएगा रामसर स्थल कौन सा है? कांवर झील है, याद रखिएगा, हो सकता है खुदा न खास्ता अगर यही पूछ दे। कब घोषित किया गया? 2020 में घोषित किया गया, ये भी याद रखिएगा, किस जिले में, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी मिला के पूछा जा सकता है, हो सकता है कि ऑप्शन दे करके 1 2 3 4 करके पूछ लिया जाए, तो आप हर तरीके से तैयार रहिएगा, क्वेश्चन अगर आए तो गलत आप लोगों का ना होने पाए, ठीक है। फिर बात करते हैं बिहार के प्रमुख जलप्रपात, बिहार के कौन कौन से जलप्रपात हैं, किस जिले में है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने सोचा कि मैप के थ्रू ये भी बता देता हूं, जिससे आपको ये याद हो जाए। रोहतास सासाराम में याद रखिएगा बहुत सारे जलप्रपात स्थित हैं, कौन कौन से हैं? जो आपका कसित जलप्रपात, तुतला भवानी जलप्रपात कैमूर पहाड़ी पर स्थित है, याद रखिएगा, रोहतास जिले में। मांझर कुंड जलप्रपात कैमूर पहाड़ी पर, याद रखिएगा, ये भी रोहतास जिले में है। दुर्गावती जिसे हम खादर को जलप्रपात कहते हैं, दुर्गावती, ये भी वहीं पर स्थित है, ये भी याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं आपका जो है ओखा री कुंड आपका जलप्रपात, ये गोपथ नदी पर है, ये भी याद रखिएगा, गोपथ नदी पर है। राकिम कुंड जलप्रपात आपका गाय घाट नदी पर है, याद रखिएगा। धुआं कुंड जलप्रपात आपका काव नदी पर है, ये याद रखिएगा। और आपका जो है सुख लदरी जलप्रपात आपका
कन्हर नदी पर है, ये याद रखिएगा। तो रोहतास जिले में कन्हर नदी, काव नदी, गायघाट नदी, गोपत नदियां, ये सब नदियां वहां बहती है और इन्हीं पे जलप्रपात स्थित है। क्वेश्चन आ चुका है, फिर आएगा, याद रखिएगा, क्वेश्चन गलत आप लोगों का ना होने पाए। तो रोहतास जिले में कौन कौन से हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। बिहार के भोजपुर जिले में, याद रखिएगा, जो है जिया कुंड जलप्रपात, याद रखना, फुलवरिया नदी पर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नदी भी इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया जिससे आपको याद हो जाए। कैमूर जिले में अगर देखा जाए तो करकट जलप्रपात कैमूर जिले में, कैमूर पहाड़ी पर है। नवादा जिले में अगर देखा जाए तो नवादा जिले में काकोलत जलप्रपात, याद रखिएगा, कहां पर है, ये नवादा जिले में है। और याद रखिएगा कैमूर जिले में आपका तेलहर कुंड जलप्रपात और आपका दुर्गावती नदी पर निकट बनाया गया है, ये भी याद रखिएगा। तो जिला याद रखिएगा, ये गलती मत करिएगा आप लोग, बिल्कुल अच्छे से कर लीजिएगा। गलती होती है तो बड़ा दुख होता है, ठीक है। और हम साल भर पढ़ाई करते हैं केवल 2 घंटे के लिए, तो 2 घंटे में आप गड़बड़ी मत करिएगा, बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और जितनी हमारी क्षमता होती है, क्षमता के अनुसार मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ। बहुत दुख होता है हमको भी जब आप लोग जो है एग्जाम नहीं पास कर पाते हैं, तो ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बिहार की प्रमुख झीलों की बात करते हैं। तो बिहार में कौन कौन सी झीलें, यहां से क्वेश्चन आता है। तो सागर पोखर झील है आपका पूर्वी चंपारण में, याद रखिएगा। मत्स्यगंधा झील आपका जो है सहरसा जिले में, ये याद रखिएगा। इसके अलावा आपका मुच जो है लिंडा झील आपका जो है बोधगया जिले में है, याद रखिएगा। दिग्गी पोखर झील, हरारी झील और आपका गंगा सागर झील कहां पर है, दरभंगा जिले में है, ये भी याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी आपसे पूछा जाएगा, गलती बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है। बिहार की प्रमुख और झीलों की बात करते हैं। तो बिहार की अगर झीलों की और बात करिएगा देखा जाए तो याद रखिएगा पश्चिमी चंपारण में एक झील है आपका सरैया मन झील, आपका बेतिया पश्चिमी चंपारण में है, ये याद रखिएगा। मोती झील मोतिहारी पूर्वी चंपारण में है। पूर्वी चंपारण में ही आपका पिपरा मन मोतिहारी में, याद रखिएगा, पिपरा मन झील भी वहीं पर है। इसके बाद अनुपम झील आपका कैमूर जिले में है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट झील है, याद रखिएगा। और आपका जगतपुर झील आपका भागलपुर जिले में, ये याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा बिहार के और झीलों की बात करते हैं तो दरभंगा जिले में कुशेश्वर झील है। सिमरी बख्तियारपुर झील आपका सहरसा में है। इसके बाद आपका नालंदा में घोड़ा कटोरा झील आपका राजगीर नालंदा में है। कांवर झील बेगूसराय में, मैंने बता दिया। गोगा झील या घोघा झील कहाँ पे, कटिहार जिले में है। ये सब झीलें क्वेश्चन आता है बार बार, सदाबहार क्वेश्चन, गलती मत करिएगा, अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन अगर आए तो गलत आप लोग का ना होने पाए, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, अब हम बिहार की जलवायु की बात कर लेते हैं। तो बिहार की जलवायु को 3 विद्वानों ने अलग अलग तरीके से बताया है, सबको बता देता हूं। कोपेन के अनुसार बिहार की जो जलवायु है, तो याद रखिएगा बिहार जलवायु को कोपेन के अनुसार 2 भागों में बांटा गया है। बिहार का मैप ये है और बिहार के मैप पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि बिहार के मैप पे जो है कोपेन ने जो बिहार जलवायु को बांटा है 2 भागों में बांटा है। एक का नाम रखा है CWG, तो उत्तरी बिहार की जलवायु CWG कहलाएगी कोपेन के अनुसार, और यही क्वेश्चन ज्यादा पूछा भी जाता है। और जो दक्षिणी बिहार जलवायु है वो आपका AW है। CWG और AW है, याद रखिएगा। तो उत्तरी बिहार CWG, दक्षिणी बिहार AW। इसका अर्थ क्या होता है? C का मतलब होता है समशीतोष्ण जलवायु, तो बिहार समशीतोष्ण पड़ता ही है। कर्क रेखा के उत्तर में शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र है और कर्क रेखा के दक्षिण में क्या है, उष्ण कटिबंध क्षेत्र है। तो अगर बिहार का इंडिया का मैप देखें तो इंडिया के मैप पे साफ साफ झलकता है कि कर्क रेखा के उत्तर शीतोष्ण कटिबंध और कर्क रेखा के दक्षिण में उष्ण कटिबंध है। तो बिहार किस कटिबंध में आता है? तो याद रखना बिहार शीतोष्ण कटिबंध में आता है, इसीलिए शीतोष्ण कटिबंध बिहार पड़ता है। दूसरा, बिहार की मानसूनी वर्षा होती है बिहार में, तो बिहार में जब मानसूनी वर्षा बिहार के उत्तरी क्षेत्र में ज्यादा होती है, इसीलिए उसे क्या कहते हैं, मानसूनी वर्षा। और W क्या है, शुष्क शीत ऋतु। शुष्क शीत ऋतु मतलब ये हो गया कि शीत ऋतु में शुष्क मौसम होता है, ये याद रखिएगा, और ग्रीष्म ऋतु में आर्द्र मौसम होता है। तो याद रखिएगा C, G और W का क्या मतलब होता है, ये याद रखिएगा। AW का मतलब क्या होता है? A का मतलब होता है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। तो बिहार का दक्षिणी क्षेत्र कर्क रेखा के नजदीक है, इसीलिए यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु लिखा गया है।
और इसके बाद डब्लू का मतलब होता है शुष्क शीत ऋतु, तो यहाँ भी डब्लू का मतलब शुष्क शीत ऋतु और यहाँ भी डब्लू मतलब शुष्क शीत ऋतु। तो ये शीत ऋतु बिहार की क्या होती है, शुष्क होती है, याद रखिएगा। वर्षा बहुत कम होती है और वर्षा नहीं होगी तो आर्द्रता नहीं होगी तो शुष्कता कहलाएगी, ठीक है, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। तो कोपेन ने 2 भागों में बांटा है, गलती मत करिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। त्रिवार्थी के अनुसार बिहार की जलवायु का वर्गीकरण किया गया, इन्होंने भी किया है, तो खुदा न खास्ता अगर इनके बारे में पूछ दे तो क्या करेंगे। इन्होंने बिहार की जलवायु को भी 2 भागों में बांटा है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। दक्षिणी बिहार को AW ही बांटा है, उष्णकटिबंधीय जलवायु और शुष्क शीत ऋतु के आधार बांटा है, जो कोपेन ने बांटा है। उत्तरी बिहार को इन्होंने क्या कह दिया है, CAW कर दिया है, जहां पर A था, A किया वहां पे G रखा था कोपेन ने, ठीक है। सी का मतलब समशीतोष्ण जलवायु, ए का मतलब क्या होगा, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, और आपका जो है यहाँ देखो ए लिखा है ना, और ए का मतलब यहाँ भी उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, और आपका डब्ल्यू का मतलब शुष्क शीत ऋतु है। तो 2-3 बार इसको ध्यान से देखेंगे ना तो आपको ये याद हो जाएगा, तो गलती मत करिएगा आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका है, आपका क्या कहते हैं, थॉर्नबेट के अनुसार बिहार की जलवायु कैसे है। तो थॉर्नबेट ने बिहार जलवायु को बांटा है, इन्होंने बिहार जलवायु को भी 2 भागों में बांटा है। जो बिहार का उत्तरी पश्चिमी आपका जो संकीर्ण क्षेत्र बिहार का है, इसको इन्होंने नाम दिया है CBW, और जो बिहार का शेष बिहार है इनके अनुसार CAW होगा। तो याद रखिएगा, जो आपका CBW है, तो सी का मतलब यहाँ भी सी वहां भी सी है। सी का मतलब होता है न्यून उष्ण जलवायु, ए का मतलब अति आर्द्र जलवायु, और डब्ल्यू का मतलब शुष्क शीत ऋतु होता है, याद रखिएगा, और बी का मतलब आर्द्र जलवायु होता है। तो ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा, 3 लोगों ने बिहार जलवायु का वर्गीकरण किया है, मैंने तीनों बता दिया है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, आपका एक तरह का क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिहार में मिट्टी के क्षेत्र या प्रकार की बात करते हैं। तो बिहार का जो मिट्टी है, आपका जो शिवालिक का क्षेत्र है, वहां जो बिहार की मिट्टी पाई जाती है, आपका जो है उप हिमालय क्षेत्र की पर्वत पादीय मिट्टी पाई जाती है, याद रखिएगा। बिहार में उत्तरी बिहार दक्षिण बिहार की बात करते हैं, तो उत्तरी बिहार में तराई या दलदली मिट्टी पाई जाती है, जो बिल्कुल नेपाल सीमा से सटा हुआ है। उसके बाद नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जिसे हम खादर मिट्टी कहते हैं। तो बिहार का जो कोसी और महानंदा का क्षेत्र है, ये आपका जो है जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है। इसके बाद पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। तो उत्तरी बिहार में अगर कहा जाए, अगर एक मैप के माध्यम से हम समझा दें ऐसे, तो उत्तरी बिहार में 4 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। कौन कौन सी? उप हिमालय की पर्वत पादीय मिट्टी, जो आपका पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है, शिवालिक क्षेत्र, शिवालिक या सुमेश्वर क्षेत्र में। तराई क्षेत्र में तराई या दलदली मिट्टी पाई जाती है। उत्तरी बिहार के पूर्वी क्षेत्र में नवीन जलोढ़ मिट्टी, खादर मिट्टी पाई जाती है, जहां पे बाढ़ की वजह से ये रिन्यू होती रहती है। और बिहार का जो आपका उत्तरी बिहार का पश्चिमी क्षेत्र है, ये पुराने जलोढ़ मिट्टी का बना है, बांगर मिट्टी इसको कहते हैं, ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा बात करते हैं, जो बिहार का आपका गंगा नदी है, उसके किनारे किनारे जो मिट्टी पाई जाती है, उसको कहते हैं ताल मिट्टी या टाल मिट्टी कहते हैं, कीचड़नुमा मिट्टी होती है। इसके अलावा बिहार के अगर कहा जाए, तो आपका जो ये वाला कैमूर पठार का क्षेत्र है, यहाँ लाल बलुई मिट्टी पाई जाती है कैमूर पठार क्षेत्र में। जो आपका ये वाला बिहार का दक्षिणी पठारी क्षेत्र है, यहाँ मिट्टी पाई जाती है, बलथर प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। और बिहार में अभ्रक मिट्टी भी पाई जाती है, क्योंकि अभ्रक ज्यादा पाई जाता है इसलिए अभ्रक मिट्टी नाम दे दिया गया, तो उसकी अभ्रक की मात्रा ज्यादा होती है। और लाल और पीली मिट्टी बिहार के दक्षिण क्षेत्र पाई जाती है, ये भी याद रखिएगा। एक मिट्टी बिहार में है करेल कवाल मिट्टी, बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बिहार के दक्षिणी क्षेत्र में, बिहार के दक्षिण के पश्चिमी क्षेत्र में करेल कैवाल मिट्टी कहते, याद रखिएगा। करेल कैवाल मिट्टी का मतलब हो गया बांगर मिट्टी, इसका ये स्थानीय नाम है, गलती मत करिएगा, याद कर लीजिएगा। अगर डाउट लगे चेक कर लीजिएगा नेट पे, ठीक है। तो याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो बिहार की मिट्टी यही है, इसी को समझने में, इसी को जो है मैंने समझा दिया, इसको याद कर लीजिएगा, मैप के थ्रू याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिहार की नदियां कहां से निकलती, क्योंकि इतना टाइम आपके पास है ना, रिवीजन करना है, तो सोचा कि डायग्राम के माध्यम से बता देते हैं, बाकी हम आपको पूरा क्लास तो पढ़ाएंगे ही। 72 BPSC का बैच मैंने शुरू किया है, फीस बहुत कम है
और उसका जो है क्या कहते हैं फीस दिए गए नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, आपको बता दूंगा मैं। बहुत कम फीस है और क्लास शुरू हो चुकी है, बहुत सारी क्लास हो चुकी है एग्जाम वेब ऐप पर, तो आप दिए गए नंबर पर फोन करेंगे तो आपको जानकारी मिल दे दूंगा मैं। बिहार की नदियों का उद्गम स्थल और उनके संगम स्थान, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है बच्चों, आपको याद होगा। गंगा नदी याद रखिएगा, गोमुख के गंगोत्री हिमनद से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है। गंडक नदी अन्नपूर्णा श्रेणी के जो है आपका मानाग मोट और आपका कुतांग के मध्य से निकलती है और याद रखिए नेपाल में। और गंगा नदी याद रखिए, गंगा नदी में हाजीपुर के निकट मिल जाती है। जहां मिलती है बिहार, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा नदी कहां से निकलती है वो सब बता देता हूं मैं। नदी घाघरा है, याद रखना ये आपका जो है तिब्बत में क्या कहते हैं मापचा चुंगो हिमनद से निकलती है और गंगा नदी में या छपरा के निकट गंगा नदी में मिल जाती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। बूढ़ी गंडक नदी सोमेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है और आपका जिसे क्या कहते हैं गंगा नदी में, याद रखना ये मुंगेर जिले के उत्तर माझी नामक स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है। बागमती नदी याद रखिएगा महाभारत श्रेणी में नेपाल से निकलती है और याद रखिएगा ये बूढ़ी गंडक में आकर के बेगूसराय जिले में मिल जाती है। बागमती बूढ़ी गंडक की सहायक नदी है। कमला नदी महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है और ये कोसी नदी में आके मिल जाती है, कोसी की सहायक नदी है। कोसी नदी गोसाई थांग की चोटी से निकलती है और ये गंगा नदी में याद रखना क्या कहते हैं कुशेला कटिहार जिले में आकर के कुशेला के पास ये गंगा नदी में मिल जाती है। ये भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, गलती मत करिएगा। इसके बाद बात करते हैं महानंदा नदी, याद रखिएगा ये उत्तरी बिहार में सबसे पूरब क्षेत्र बहती है। कौन नदी? महानंदा नदी बहती है और महानंदा की सहायक नदी है मेची और मेची कोसी परियोजना भी शुरू की गई है, याद रखिएगा। तो मेची याद रखिएगा किसकी सहायक नदी है? तो मेची याद रखिएगा महानंदा की सहायक नदी है। याद रखना ये दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकल के आती है पश्चिम बंगाल से और ये बिहार में आकर के भी गंगा नदी में मिलती कहां पर है? तो मनिहारी कटिहार के निकट ये मनिहारी में जो है गंगा नदी मिल जाती है और गंगा की ये सबसे अंतिम 22 सहायक नदी है जो भारत में बहती है, ये भी याद रखिएगा। सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है मैकान श्रेणी से और आपका गंगा नदी में याद करिए मनेर पटना के निकट ये मिल जाती है। पुनपुन नदी छोटानागपुर के पठार से पलामू से निकलती है और गंगा नदी में फतुहा के निकट पटना के निकट जो है फतुहा नामक स्थान पे मिल जाती है। कर्मनाशा नदी बिंद पहाड़ी से निकलती है और गंगा नदी में चौसा बक्सर के निकट चौसा के पास मिल जाती है। चौसा का युद्ध आपको पता ही होगा, हुमायूं और आपका शेषासुरी के बीच हुआ था। फल्गु नदी याद रखिएगा, फल्गु नदी छोटानागपुर के पठार से निकलती है और ताल क्षेत्र में आकर के ये गंगा नदी मिल जाती है। अजय नदी बटपाड़ जो है बटपाड़ स्थान है जमुई जिले में से अजय नदी निकलती है और गंगा नदी में पश्चिम बंगाल में जाके गंगा नदी अर्थात हुगली में मिल जाती है। सकरी नदी उत्तरी छोटानागपुर के पठार क्षेत्र से निकलती है और गंगा नदी में क्यूल तथा जो आपका मोरहर नदियों के साथ जो है गंगा नदी मिल जाती है और क्यूल नदी झारखंड के गिरिडीह जिले से निकलती है, क्वेश्चन आया हुआ था। तो क्यूल नदी याद रखिएगा झारखंड में गिरिडीह से निकलती है और गंगा नदी में सूरजगढ़ लखीसराय के जो है पास जो है गंगा में मिल जाती है। तो नदियों के बारे में अभी हमें इतना ही याद रखना क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं। बाकी जब बिहार स्पेशल जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं डिटेल में किसी बताऊंगा, बिल्कुल अच्छे से बताऊंगा, तो आप एकदम निश्चिंत रहिएगा, मैप के माध्यम से बताऊंगा मैं, ठीक है। जिसको याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, गलती मत करिएगा। आप पढ़े होंगे, ऐसा नहीं पढ़े होंगे, तो आप बस केवल रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। बाकी इसका पीडीएफ तो मैंने बता दिया, एग्जाम वेब ऐप पे मिल जाएगा। बिहार की प्रमुख नहरें कौन सी हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा था कि वो नहरें कहां से निकली हैं और त्रिवेणी नहर से बीपीएससी को बहुत प्यार है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। लिखा है कि पूर्वी जो सोन नदी है ये सोन नदी से निकली हुई है, पटना गया भोजपुर और औरंगाबाद जिले को ये लाभ पहुंचाती है। पश्चिमी सोन नहर सोन नदी निकली है, भोजपुर रोहतास और बक्सर को लाभ पहुंचाती है। त्रिवेणी नहर गंडक नदी से निकलती है जो पूर्वी और पश्चिमी चंपारण को लाभ देती है। कमला नहर है, कमला नदी भी है, दरभंगा मधुबनी जिले में जो है यहाँ सिंचाई करती है। पूर्वी कोसी याद रखना पूर्णिया, अररिया, सहरसा, मधेपुरा और आपका सुपौल और खगड़िया जिलों में, जबकि पश्चिमी कोसी बेगूसराय, दरभंगा और मधुबनी को लाभ पहुंचाती है। तिरहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तिरहुत याद रखना नहर गंडक नदी पर है, आपका सारण और आपका चंपारण में।
जो आपका क्या कहते हैं त्योर नदी नहर है आपका, ये भी गंडक नदी पर है चंपारण में, और सकरी नहर सके नदी पर है मुंगेर, लखीसराय, गया और पटना जिलों को लाभ पहुंचाती है। तो कौन कौन सी बिहार की नहरें हैं ये भी मैंने बता दिया है, इसको भी अच्छे से रिवीजन कर लेना, क्वेश्चन अगर आए तो गलत ना होने पाए आपका। प्रमुख परियोजना और संबंधित जिला, कौन सिंचाई परियोजना किस जिले में है ये भी क्वेश्चन अगर आ जाए तो याद रख लीजिएगा। दुर्गावती बांध योजना आपका कैमूर जिले में है, दुर्गावती यहाँ पे जलाशय भी वो है, जलप्रपात भी है। कमला सिंचाई योजना आपका मधुबनी जिले में है। लीला जन सिंचाई योजना आपका गया जिले में है। सकरी सिंचाई योजना आपका नवादा शेखपुरा में, दोनों को जिले में है, याद रखिएगा। इसके अलावा आपका बागलाती सिंचाई योजना आपका गया जिले में है। बागरा सिंचाई योजना आपका मुंगेर में है। भरारी सिंचाई योजना आपका रोहतास जिले में है। इसके अलावा बिलासी जलाशय योजना आपका बांका में। बिरहा सिंचाई योजना आपका गया जिले में है। दानवार सिंचाई योजना आपका रोहतास भोजपुर में है। जलकुंड, याद क्वेश्चन आया हुआ है, जलकुंड सिंचाई योजना मुंगेर जिले में है, याद रखिएगा। खलिया सिंचाई योजना आपका भागलपुर में है। कंचन सिंचाई योजना आपका औरंगाबाद में है। खड़गपुर आपका झील कहाँ पर है, मुंगेर में भी सिंचाई करती है, मुंगेर में खड़गपुर की पहाड़ी भी है। महाबोधि सिंचाई योजना आपका गया जिले में है, तो कुछ नाम तो सीमित जो आपको कॉमन है। नागी सिंचाई योजना आपका जमुई में है। नकटी जलाशय योजना आपका जमुई में है। नागी नकटी जलाशय आपको पता ही है, अभी आर्द्र ये क्या कहते हैं आर्द्र भूमि घोषित किया गया है। सिंधवा बीर योजना आपका जहानाबाद में। ताती सिंचाई योजना आपका शेखपुरा में, और टेकरी सिंचाई योजना आपका जो है औरंगाबाद जिले में है, ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिहार के सर्वाधिक जनजातियों की बात किया जाए तो बिहार में सर्वाधिक संथाल जनजाति वाले जिले कौन कौन से हैं? अररिया, किशनगंज और आपका पूर्णिया में सबसे अधिक जनजाति कौन पाई जाती है, याद रखिएगा, संथाल जनजाति। सर्वाधिक संथाल जनजाति वाले 3 जिले और ये कौन से हैं? तो मुंगेर, जमुई और आपका बांका, ये सब क्षेत्र क्या है, संथाल जनजातियों का क्षेत्र है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद अगर कहा जाए कि सर्वाधिक थारू जनजाति पश्चिमी चंपारण पाई जाती है, क्वेश्चन सीधा सीधा आपसे पूछा जा सकता है कि थारू जनजाति ये बिहार में कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, बिहार में पश्चिमी चंपारण पाई जाती है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और याद रखिएगा आपका कैमूर जिला और आपका भागलपुर जिले में सर्वाधिक खरवार जनजाति पाई जाती है, भागलपुर और कैमूर जिले में, ये याद रखिएगा। कैमूर और आपका जो है भागलपुर में जनजाति पाई जाती है, कौन सी? खरवार जनजाति, ठीक है, ये याद रखिएगा। और याद रखिएगा ये जनजाति उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पाई जाती है, जो कैमूर सीमा से लगा हुआ है। बिहार में कला संस्कृति संबंधित संस्थान कौन कौन से हैं? मधुबनी में याद रखिएगा मिथिला चित्रशाला संस्थान है, याद रखिएगा, कभी कभी संस्थाओं से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछ देते हैं। अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर राजगीर नालंदा में है, याद रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं बिहार में जो है प्रथम क्या है, तो सबसे कम प्रति व्यक्ति आय शिवहर की है, सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय किसकी है? पटना की है, ये याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है और हमेशा ये आपका आर्थिक समीक्षा में होता ही है। इसके बाद बात करते हैं कुछ इतिहास की बात कर लेते हैं। पहले बिहार में जो स्पेशल हिस्ट्री है वहां से भी क्वेश्चन पूछा था, थोड़ा उसकी बात कर लेते हैं। तो बिहार में यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ था, तो बिहार में सबसे पहले बात करते हैं पुर्तगालियों की, तो सबसे पहले बिहार में पुर्तगाली आए थे, ठीक है। कैसे, ध्यान देना, बिहार में सर्वप्रथम आगमन पुर्तगालियों का हुआ, भारत में भी हुआ और पुर्तगाली बिहार में भी आए थे, लेकिन इन्होंने कोई बिहार में फैक्ट्री नहीं बनाई है, ये बात याद रखिएगा। ये आगे क्या करने आते थे? उस समय बिहार सोरा और अफीम के लिए प्रसिद्ध था। ये व्यापारिक केंद्र हुगली था कि हुगली से व्यापार करने बिहार आते थे, नाव के माध्यम से, गंगा नदी के नाव के माध्यम से आते थे। इन्होंने बिहार में कोई फैक्ट्री स्थापित नहीं की है, ये बात याद रखिएगा। और ये क्या 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 लेने आते थे? तो सोरा और अफीम के लिए आते थे। बंगाल से बिहार के पटना सोरा का व्यापार के लिए आते थे, नाव के द्वारा आते थे, कौन? पुर्तगाली। तो याद रखना, ये कभी भी बिहार में फैक्ट्री नहीं स्थापित किया है, लेकिन सबसे पहली बार आगमन भारत में और बिहार में इन्हीं का हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है। और बिहार उस समय सोरा और अफीम के लिए बहुत प्रसिद्ध था, ये भी याद रखिएगा। यूरोपियों का बिहार आगमन की बात करें, अब हम डच कंपनी की बात करें। देखो, डायग्राम के माध्यम से समझाने का यही मतलब होता है कि आपको जल्दी याद हो जाए, ठीक है। तो हम डचों की अगर बात करते हैं तो याद रखना, डचों की पहली फैक्ट्री कहाँ खुली थी? याद रखना, पहली फैक्ट्री पटना में खुली थी 1632 ईस्वी में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आया भी है, आगे आएगा भी,
दूसरा, बिहार के सूती वस्त्र, अफीम और नील का निर्यात करने के लिए ये लोग आए थे, ये बात याद रखिएगा। नील का निर्यात करने के लिए ही ये लोग यहाँ पर आए थे, तो नील का खेती करने के लिए और आपका सूती वस्त्र के लिए। वर्तमान में पटना कॉलेज का प्रशासनिक जो खंड भवन में प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी, तो पटना की कहां पर की गई थी? पटना कॉलेज का जो प्रशासनिक खंड भवन है वहीं पर इन्होंने स्थापित किया था। तो पहली फैक्ट्री इनकी 1632 में पटना में स्थापित है, याद रखिएगा, किसकी? डचों की। और डच लोग हालैंड के निवासी थे, जिसे आज हम लोग क्या कहते हैं? नीदरलैंड कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग अंग्रेजों की बात कर लेते हैं। अंग्रेजों ने जो है बिहार में कहां कहां क्या क्या किया है, तो बिहार में याद है ना, अंग्रेजों का पहला प्रयास कब हुआ? 1620 में प्रथम फैक्ट्री आलमगंज पटना में स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। तो वास्तविक सफलता 1651 में मिली। तो 1651 में पटना में पहली फैक्ट्री कौन खोला था? अंग्रेजों ने खोला था। इसीलिए डच आगे निकल गए 1632 में, और इन्होंने 1651 में सफलता पाई। इसीलिए पहले डच, बाद में अंग्रेज, याद रखिएगा। अंग्रेज यात्री जॉन मार्शल पीटर मूरी 1630 से 1634 के मध्य बिहार में रहे हैं, याद रखिएगा। इसके अलावा प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट चार्ल्स फ्रांसिस जो है ग्रांट था 1865 में, याद रखिएगा, यह अंग्रेज था। इसके अलावा पटना में गोलघर का निर्माण किया गया था 1786 ईस्वी में, अनाज भंडार के लिए रखा गया था। तो याद रखना, पटना में गोलघर का निर्माण 1786 में, ये याद रखिएगा। किस पर्पज से बनाया गया था? तो अनाज भंडार के लिए। और किसने इसको बनाया था? योजना वारेन हेस्टिंग की थी। वारेन हेस्टिंग ने गोलघर के निर्माण की योजना बनाई थी 1784 में। 85 में ये बनके 86 में बनके तैयार हो गया। ब्रिटिश इंजीनियर कप्तान जॉन गॉस्टिन के द्वारा इसको बनाया गया था, ये भी याद रखिएगा। किसके समय बनाया गया, किसने बनाया, कब बनाया, क्यों बनाया, इसी 3-4 लाइन में आपको मिल गया, भटकने की जरूरत नहीं है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। या एक बात और याद रखिएगा, जो भी आपके पास सोर्स हुआ करे ना, उसी एक ही दो सोर्स पे विश्वास किया करिए आप लोग। एक कहावत है सिविल सर्विस में कि एक किताब को 10 बार पढ़ो, 10 किताब को एक बार मत पढ़ो। तो याद रखिएगा, अब इतने में ही मैंने समझा दिया, बाकी आपका जो सोर्स आप पढ़िए, लेकिन कोशिश करिए कि कम से कम सोर्स आपके पास हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आपको ये पूरा समझ में आ गया है। बिहार राज्य के जनजातीय विद्रोह की बात करें तो एक नोनिया विद्रोह बिहार में हुआ था 1700, अगर बात किया जाए इसको, तो यह जो नोनिया विद्रोह था, अगर इसको हम देखते हैं तो 1770 से 1800 के ईस्वी के बीच में नोनिया विद्रोह हुआ था बिहार में, ठीक है। क्षेत्र कौन था? तिरहुत, हाजीपुर, सारण और पूर्णिया में नोनिया समुदाय द्वारा विद्रोह किया गया था। सोरा का व्यापार करते थे। सोरा का व्यापार ये लोग अंग्रेजों के साथ करते थे, और अंग्रेजों के स्थान पर इन्होंने जो स्थानीय व्यापारी होते थे उनको सोरा बेच दिया था। इसीलिए अंग्रेज इनसे नाराज हो गए और इनके ऊपर तमाम के प्रतिबंध लगाने लगे। इसीलिए नोनिया समुदाय ने क्या किया था? विद्रोह कर दिया था। इसको याद रखिएगा। एक लोटा विद्रोह हुआ है 1856 ईस्वी में। लोटा विद्रोह कैसे, कहां पे हुआ? मुजफ्फरपुर जेल में हुआ था। कारण क्या था कि जेल में पीतल की जगह मिट्टी का लोटा देने का प्रस्ताव अंग्रेजों ने कर दिया था, तो जेल के कैदियों ने विद्रोह कर दिया। उसे इतिहास में लोटा विद्रोह कहते हैं। क्वेश्चन आया है, आएगा, ठीक है। पहाड़िया विद्रोह 1772 से जो है 82 के बीच में हुआ था। संथाल परगना में नेतृत्वकर्ता करिया, फुलहर, आपका चिगरू और आपका सवरिया आदि थे। पहाड़िया सरदार प्लस अंग्रेज समझौता हो गया था, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और समझौता कराने वाला कौन था? अंग्रेज प्रशासक अगस्टस आपका क्विनलैंड था, ठीक है। ताना भगत आंदोलन 1914 में हुआ है, क्वेश्चन कई बार आ चुका है। प्रारंभिक नाम इसे आपका क्या नाम था? कुरुख धर्म था। जतरा भगत जर्मन कैसर बाबा इनको कहा जाता है। इनके नेतृत्व में ताना भगत आंदोलन हुआ था। धार्मिक और आर्थिक सुधार के लिए हुआ था। गांधीवादी आंदोलन में इसको समाहित कर लिया गया था। ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा कोल विद्रोह हुआ था 1831-32 में। छोटा नागपुर के पठार क्षेत्र में हुआ था। कोल जनजाति वहीं पाई जाती है। चावल की शराब हड़िया पर उत्पादन शुरू करते थे, मतलब ये चावल से शराब बनाते थे। उस पर अंग्रेजों ने शुल्क लगा दिया, क्योंकि अंग्रेज दारू शराब खुद बना के लाते थे इंग्लैंड से। पता चला कि यहाँ के लोग
चावल से, महुआ से दारू बना के बेचते हैं, तो उनके उत्पादन हो नहीं रहा था, तो उन्हें शुल्क लगा दिया और पूरा इनका जीवन उसी पे चल रहा था। सिगराई मानकी के अधिकार छीन लेना और दीकुओं द्वारा शोषण हो गया। तो जो गैर आदिवासी होते हैं उनको दीकू कहा जाता है, जिसे जमींदार, महाजन ये सब इनका शोषण करते थे। इसका नेतृत्वकर्ता बुद्ध भगत थे। और जो आपका विनियमन रेगुलेशन का आरोप लगा, आपका जो कैप्टन थॉमस विल्किंस थे, आपका इन्होंने ही जो है इस विद्रोह को दबाया था। संथाल विद्रोह 1857 विद्रोह के पहले हुआ था। 1855-56 में संथाल विद्रोह। दामिन एक्को विद्रोह, इसको दामिन एक्को क्षेत्र में हुआ था, याद रखिएगा। इनके क्षेत्र को दामिन एक्को क्षेत्र कहा जाता है। कारण दीकुओं द्वारा शोषण था, जो गैर आदिवासी थे इनका शोषण कर रहे थे। नेतृत्वकर्ता कौन है? सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव, 4 लोग थे। याद, कोई भी विद्रोह जब हुआ करे तो क्षेत्र, कारण, उसका जो है नेता, यही क्वेश्चन याद रखा करे और कब हुआ है। अंग्रेज प्रशासक कैप्टन अलेक्जेंडर द्वारा इसको दबाया गया। परिणाम क्या निकला? दामिन एक्को का नाम परिवर्तन करके नया नाम संथाल परगना रख दिया गया। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1860 में पास हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दामिन एक्को पूछा जा सकता है कि दामिन एक्को किस जनजातियों का क्षेत्र था? तो याद, संथालों का क्षेत्र था। गलती मत करिएगा, अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिहार राज्य में किसान आंदोलन कौन कौन से हुए हैं, रिवीजन करने के लिए देख लेते हैं। चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में, महात्मा गांधी के नेतृत्व में 3 कठिया प्रथा का विरोध हुआ था, याद रखिएगा। राजकुमार शुक्ल ने इसमें मुख्य भूमिका निभाई थी। बाकी चंपारण के बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं क्लास में। किसान सभा 1922-23 में, स्थान मुंगेर। तो किसान सभा की स्थापना मुंगेर में की गई थी, याद रखिएगा। अध्यक्ष शाह मोहम्मद थे, उपाध्यक्ष श्री कुमार सिंह थे, सचिव नंद कुमार सिंह थे, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मुंगेर में स्थापित था। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना 1929 में की गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार का बीपीएससी को बहुत प्यार है इस क्वेश्चन से। सोनपुर मेला में इसकी स्थापना की गई। स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने इसको स्थापित किया। सचिव इसके श्री कृष्ण सिंह थे, याद रखिएगा, क्वेश्चन आया हुआ आता है। बिहार प्रांतीय किसान सभा का सम्मेलन हुआ था। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा के 3 सम्मेलन हुए हैं। तीनों कब हुए हैं, कहां हुए, अध्यक्ष कौन था, याद रखिएगा। यही मैं बता देता हूं, क्वेश्चन आया है, आएगा, गलती मत करिएगा। बिहार प्रांतीय किसान सभा का कि जो पहला सम्मेलन था, यह सोनपुर में हुआ 1929 में। अध्यक्ष शाहजानंद सरस्वती थे। दूसरा सम्मेलन 34 में हुआ, 29 के बाद 34 में हुआ। स्थान था गया। अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास टंडन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है। तीसरा सम्मेलन बात करते हैं। तीसरा 1935 में हुआ, हाजीपुर में हुआ, और स्वामी शाहजानंद सरस्वती ही जी उसके अध्यक्ष थे। तो याद रखिएगा, पहले का अध्यक्ष और तीसरे का अध्यक्ष स्वामी शाहजानंद सरस्वती हैं। बीच में एक पुरुष आ गया है, ऐसे याद कर लेना, बीच में एक पुरुष आ गया, ठीक। पुरुषोत्तम दास टंडन है बीच वाले में, याद रखिएगा। एक 29 में हुआ है, एक 34 में, एक 35 में। तो 34-35 लगातार 29 याद रख लीजिएगा। एक सोनपुर में हुआ है, एक गया में हुआ है, एक हाजीपुर में हुआ है, ये याद रखिएगा। कहां हुआ है, कब हुआ है, अध्यक्ष कौन था, क्वेश्चन आता है बार बार, गलती मत करिएगा, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, बिहार में कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं। तो बिहार में कांग्रेस से कौन कौन से अधिवेशन हुए, ये भी देख लेते हैं। तो बिहार में कांग्रेस का 27वां अधिवेशन हुआ था 1912 में, बिहार के पटना जिले में। इसके अध्यक्ष रघुनाथ नरसिंह मघोलकर द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। तो बिहार में अगर कहा जाए तो पहला कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था वो 27वां अधिवेशन था, 1912 में हुआ था, जो बांकीपुर पटना में। बिहार में आयोजित प्रथम अधिवेशन है, याद रखिएगा। इसके अध्यक्ष कौन है, ये भी याद रखिएगा। तो रघुनाथ नरसिंह मघोलकर है। कांग्रेस का 37वां अधिवेशन, अब ये 27वां अधिवेशन है, इसमें 10 जोड़ दोगे तो 37वां हो जाएगा। ये सब याद करने के तरीके होते हैं। 1922 में हुआ, तो 12 में 10 जोड़ दोगे तो 22 हो गया। नंबरिंग भी याद हो गया, वो भी याद हो गया। 22 में हुआ, गया जिले में हुआ। अध्यक्षता चित्तरंजन दास द्वारा किया गया था, और गया जिले में ही इन्होंने अध्यक्ष पद से त्याग पद दे दिया था। और इन्होंने चित्तरंजन दास अध्यक्ष पद से गया जिले में त्याग पद दे दिया, कांग्रेस पार्टी छोड़ दिया।
और इन्होंने ही 1923 में स्वराज पार्टी बनाई थी, स्वराज पार्टी। तो याद रखना, इन्होंने स्वराज पार्टी बनाया था, चित्तरंजन दास ने ये इस्तीफा देने के बाद बनाया था। याद रखिएगा, कांग्रेस का एक तीसरा अधिवेशन भी बिहार में हुआ है, लेकिन उस समय के बिहार में हुआ है, आज के झारखंड में हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन 1940 में मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में रामगढ़ में आयोजित किया गया था, 53वां अधिवेशन। तो रामगढ़ कहां पर है? ये आज वर्तमान में झारखंड में है, उस समय के बिहार में था। तो 27, 37 और 53वां अधिवेशन तीनों बिहार में हुए हैं। उस समय के बिहार के हिसाब से मैं बताऊंगा, आज के हिसाब से मैंने बात नहीं करूंगा, ठीक है। याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहले का अध्यक्ष रघुनाथ, दूसरे का अध्यक्ष चित्तरंजन दास और तीसरे का मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। और याद रखिएगा, एक संयोग की बात है कि अबुल कलाम आजाद को पहली बार यहीं पर अध्यक्ष बनाया गया कांग्रेस का, 40 में ही, रामगढ़ में ही। और 40 से लेकर बाद 1941 से लेकर के 1945 तक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ ही नहीं। तो सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष यही रहे, मौलाना अबुल कलाम आजाद। क्यों और हुआ क्यों नहीं अधिवेशन? क्योंकि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, स्थिति इतनी गड़बड़ थी और उस समय आजाद हिंद फौज का डर था। इन वजह से जो है अंग्रेजों ने अनुमति ही नहीं दिया कांग्रेस अधिवेशन कराने की। तो इसीलिए लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष यही बने रह गए। जब चुनाव होगा ही नहीं तो जो वर्तमान अध्यक्ष वही अध्यक्ष बना रह जाएगा, इसलिए लंबे समय तक अध्यक्ष रह गए, ठीक है। तो याद रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस की स्थापना और बिहार की बात कर लेते हैं। तो कांग्रेस की स्थापना का बिहार से संबंध क्या है? याद रखिएगा, 28 दिसंबर 1885 को बंबई के गोकुलदास संस्कृत विद्यालय में इसकी स्थापना की गई। एव ह्यूम द्वारा इसकी स्थापना की गई। डब्ल्यू.सी. बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। तो कांग्रेस का जब प्रथम अधिवेशन हुआ था, इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, बिहार से कोई शामिल नहीं हुआ था, यही बताना था। तो जब कांग्रेस का पहला अधिवेशन बंबई में हुआ, डब्ल्यू.सी. बनर्जी के अध्यक्ष थे, तो उसमें 72 लोग शामिल हुए थे और बिहार से कोई शामिल नहीं था। लेकिन कांग्रेस का जो द्वितीय अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, दादा भाई नौरोजी उसके अध्यक्ष थे। तब याद रखना, 86 में हुआ, 1886 में हुआ दूसरा, तो यह कलकत्ता में हुआ। बिहार से 31 प्रतिनिधि शामिल हुए, क्योंकि बिहार के बगल कलकत्ता था, तो वहां चले गए। बिहार कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन हुआ और उसमें बिहार के केवल 2 प्रतिनिधि शामिल थे, जो मद्रास में हुआ। तो तीसरा अधिवेशन कहां हुआ था? 1887 में मद्रास में हुआ। ये वाला कलकत्ता में हुआ और ये आपका बंबई में हुआ है, याद रखिएगा तीनों। तो याद रखना, बिहार के जो लोग थे 31 प्रतिनिधि द्वितीय में और कांग्रेस के तीसरे वाले में 2 लोग शामिल हुए थे, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर आ जाए गलती मत करिएगा, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्या हुआ? पटना सचिवालय गोली कांड हुआ। बिहार के कुछ छात्र पटना सचिवालय पर झंडा फहराने जा रहे थे, वहां पे पुलिस से मुठभेड़ हो गया और उसमें बिहार के जो है कुछ छात्र शहीद हो गए गोली लगने की वजह से। तो उनके नाम पूछा जाएगा जो शहीद हुए हैं और किस जिले से, ये पूछा जाएगा। तो उमाकांत प्रसाद सिन्हा, इन्हें रमण जी कहते थे, ये आपका नरेंद्रपुर सारण से थे। सतीश प्रसाद झा आपका जो है भागलपुर से, खड़हरा से थे। जगपति कुमार आपका जो है क्या कहते हैं, खराटी औरंगाबाद से थे। रामानंद सिंह आपका जो है शहादत नगर पटना से थे। देवी पद चौधरी आपका जो है सिलहट जमालपुर से थे। राम गोविंद सिंह आपका दस्तथरा पटना से थे। राजेंद्र सिंह आपका ये भी सारण से थे, बनवारी चक सारण से थे। तो याद रखिएगा, अगर कहा जाए तो ये 7 छात्र शहीद हुए थे पटना गोली कांड में। आपसे पूछा जाएगा कि उनके नाम कहां से हैं, और ये भी पूछा जा सकता है कि ये किस आंदोलन में शहीद हुए थे। पता लगा हम सब पढ़ के बैठ गए, यही भूल गए भारत छोड़ो आंदोलन में शहीद हुए थे। ये भी याद रखना, कभी कभी हम कठिन चक्कर में सरल क्वेश्चन को तिलांजलि दे देते हैं, ठीक है। पटना सचिवालय जो गोली कांड में शहीद हुए थे, उन्हीं का नाम है, याद रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन में जयप्रकाश नारायण की क्या भूमिका थी? इन्होंने नेपाल में गुप्त रेडियो बनाया था। इन्होंने ध्रुव दल की स्थापना की थी जयप्रकाश नारायण ने। वर्तमान हजारीबाग, झारखंड के हजारीबाग जेल से फरार हुए थे होकर नेपाल के राज बिलास जंगल में आजाद दस्ते का गठन किया था।
तो नेपाल में जंगल है, राजबिलास जंगल है, उसी में गुप्त रेडियो बनाया था और वहीं आजाद दस्ते गठन किया था, ध्रुव दल गठन किया था और गुप्त तरीके से याद रखना भूमिगत होते हुए आंदोलन ये कर रहे थे, ये याद रखिएगा। किस जंगल में थे याद रखिएगा, बनाया था, किस जेल को तोड़ के भागे थे, क्या क्या किया था, क्वेश्चन आता है। दस्ते में शामिल युवाओं को सरदार नित्यानंद द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता था। तो जो आजाद दस्ते में लोग शामिल थे, इनको प्रशिक्षण का काम कौन करता था, तो याद रखना नित्यानंद करते थे, ये भी ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, याद रखिएगा। तिरहुत मंडल में जनता का 2 माह तक शासन रहा, ये भी याद रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में, सतारा में नाना पाटिल के नेतृत्व में, आपका जो है पश्चिम बंगाल के तामलुक में जातीय सरकार स्थापित हुई थी। उसी तरीके से याद रखिएगा बिहार का जो तिरहुत मंडल परमंडल है, वहां का जनता का 2 माह का शासन हो गया। 2 माह के लिए तिरहुत मंडल भी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आजाद हो गया था, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, बिहार के मध्यकालीन कुछ अभिलेख हैं, ये भी पूछा जा सकता है। तो बुद्ध सेन का बोध गया अभिलेख, ये याद रखिएगा। फिरोज शाह तुगलक का राजगीर जैन अभिलेख याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, ये फिरोज शाह तुगलक का है, ये भी याद रखिएगा। शेरशाह का भभुआ अभिलेख बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन आ सकता है। बल्लाल सेन का जो आपका सनोखर अभिलेख, ये याद रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण है। मोहम्मद बिन तुगलक का बेनी बन अभिलेख, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बिहार शरीफ अभिलेख बहुत महत्वपूर्ण है और संग्राम गुप्त का पंचोब तामपत्र, ये भी याद रखिएगा। तो मध्यकाल में बिहार में कौन कौन से अभिलेख थे, उस समय किसके नाम से थे, क्या नाम है, याद रखिएगा। खुदा न खास्ता अगर क्वेश्चन आ जाए तो गलत ना होने पाए आपका, इसलिए मैंने सोचा आपको इसको बता देता हूं, ठीक है। बिहार के प्रमुख मुगल सूबेदार कौन कौन से थे, किस किस समय में कौन मुगल सूबेदार था। जैसे अकबर काल में आपका जो है सुजात खां, मिर्जा अजीज कोका और राजा मान सिंह बिहार के प्रमुख सूबेदार थे। तो राजा मान सिंह भी बिहार के सूबेदार रहे हैं, याद रखिएगा। जहांगीर काल में अफजल खां और शहजादा परवेज थे। शाहजहां के समय में खान ए आलम और शाइस्ता खां थे। औरंगजेब के काल में शाहजादा अजीम थे। तो एक तरफ बादशाह के नाम दिया जाएगा, एक तरफ उनके जो है मुगल सूबेदार नाम दे दिया जाएगा। बिहार में आपको मिलान करना होगा, तो आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, याद रखिएगा, तो गलत बड़ी ना होने पाए आपका। बिहार में सिखों की बात किया जाए तो बिहार आने वाले सिख गुरु कौन कौन से, पहला गुरु नानक बिहार आने वाले पहले गुरु थे। गया, राजगीर, पटना, भागलपुर, मुंगेर आदि की यात्रा की थी उन्होंने। गुरु तेग बहादुर सासाराम और गया और पटना आदि यात्रा किए थे। तो सासाराम गुरु तेग बहादुर जब बिहार आए थे, इन्हीं के पुत्र का नाम क्या है, गुरु गोविंद सिंह। तो पटना में इसी का जन्म होगा कि पटना वो घूमने आए थे, तो पटना में इनका जन्म हुआ गुरु गोविंद सिंह का 1666 में। माता का नाम गुजरी देवी, पिता का नाम गुरु तेग बहादुर। 4.5 वर्ष की आयु में पटना से आनंदपुर गमन किया था। तो याद रखना 10वें गुरु जो गुरु गोविंद सिंह थे, इनका जन्म पटना में हुआ था। पटना साहिब में एक बहुत बड़ा देखा होगा आपका जो है गुरुद्वारा है, इन्हीं के नाम, इन्हीं के लिए बना है। तो इनके बारे में याद रखना, ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, बिहार रत्न से सम्मानित बिहार के व्यक्तित्व कौन कौन से हैं। विधान चंद्र राय को 1961 में भारत रत्न मिला हुआ है। तो बिहार के किन लोगों को भारत रत्न मिला है, याद रखिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में मिला था। जयप्रकाश नारायण को 1999 में। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ये बिहार से थे, याद रखिएगा, 2001 में मिला था। और कपूरी ठाकुर को 2024 में क्या मिला है, भारत रत्न मिला है। तो बिहार के 5 लोगों को भारत रत्न मिला है, इसको याद कर लीजिएगा। खुदा न खास्ता अगर क्वेश्चन आ जाए तो गलत आप लोगों का ना होने पाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बिहार के लोक नृत्य को देख लेते हैं, सांस्कृतिक बिहार की जो कल्चर है उसको देख लेते हैं, संस्कृति को देख लेते हैं। आपका भोजपुर में धोबिया नृत्य होता है, बिहार में भोजपुर में धोबिया नृत्य। भोजपुर में ही याद रखिएगा, एक लड़के लड़कियों का कपड़ा पहन के नाचते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, लौंडा नृत्य कहते हैं। ये बिहार में बहुत फेमस है। पश्चिमी चंपारण में कर्मा नृत्य होता है, ये याद रखिएगा, थारू जनजाति द्वारा किया जाता है। आपका जो है अगर कहा जाए तो कर्मा नृत्य आपका जो है क्या कह सकते हैं, जमुई जिले में, और आपका जो है
बांका जिले में, इन सब क्षेत्रों में भी जो है किया जाता है, याद रखिएगा। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो याद रखना पूरे बिहार में पवड़िया नृत्य, करीमा झूमर नृत्य होता है, और आपका जो है झिंझिया नृत्य आपका, जिसे हम कटघोड़वा नृत्य, ये सब याद रखना, ये सब बिहार में होते हैं, पूरे बिहार में ये सब किए जाते हैं, याद रखिएगा। कुछ स्पेशल है और कुछ पूरे बिहार में होते हैं। इसके अलावा बात करते हैं बिहार में, याद रखिएगा आपका जो ये हमारा सहरसा, मधेपुरा, ये सब क्षेत्र है, मिथिला और कोसी का जो क्षेत्र है, यहाँ पर याद रखिएगा जट जटनी नृत्य होता है, याद रखिएगा। आपका सुपौल मिथिला क्षेत्र में ही, सुपौल इन सब मिथिला क्षेत्र में डोम, जो आपका कच्छ मिथिला क्षेत्र में एक जो है लोक नृत्य होता है। इसके अलावा बात करते हैं बिहार में प्रत्येक वर्ष कार्तिक में सामा जो है आपका क्या कहते हैं, चाकेवा नृत्य होता है, याद रखना। बिहार में प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष की सप्तमी और से पूर्णमासी तक किया जाता है। और आपका भोजपुर में विदेशिया नृत्य होता है, ये भी याद रखिएगा, भोजपुर में विदेशिया नृत्य किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। बिहार के लोकगीत कौन कौन से हैं, तो मिथिला क्षेत्र, दरभंगा जिला मिथिला क्षेत्र में लगती राग रचयिता इसके विद्यापति हैं, तो रगती राग जो है मिथिला क्षेत्र में होता है। मिथिला क्षेत्र याद रखिएगा बहुत धनी है संस्कृति के लिए। नचारी राग विद्यापति द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था, अभी मिथिला क्षेत्र में है। आपका जो है बक्सर, रोहतास, भोजपुर, पटना, इन सब जिलों में चैता राग होता है, पटना, भोजपुर, रोहतास, बक्सर जिले में चैता राग होता है। फाग राग जो है पूरे बिहार में किया जाता है, इसके रचयिता नवल किशोर बेतिया के रहने वाले थे। फाग राग है, ये पूरे बिहार में होता है। बिहार के लोक नृत्य की और बात करते हैं, अगर हम उसकी बात करते हैं, जैसे क्या कहते हैं, जुमारी नृत्य आपका ये मिथिलांचल में होता है, गुजरात के गरबा नृत्य के समान होता है। झिझियान नृत्य आपका वर्षा की प्रतीक्षा में इन देवता को पसंद करने के लिए नृत्य होता था, आज के लिए सब कल्चर समाप्त हो रहा है। इसके अलावा आपका जो है क्या कहते हैं, कीर्तनिया लोक नृत्य आपका, भावकुली, बंका लोक नृत्य, और आपका जो है क्या कह सकते हैं बगुली लोक नृत्य, ये सब पूरे बिहार में होता है, ये भी याद रखिएगा। बिहार में कला संस्कृति संबंधित संस्थान बहुत सारे बनाए गए, उनको याद रख लेते हैं। बिहार राज्य फिल्म विकास और वित्त निगम लिमिटेड कहां पर है, पटना में है। बिहार ललित कला अकादमी कहां पर है, पटना में है। बिहार नृत्य कला मंदिर कहां है, पटना में है। बिहार संगीत नाटक एकेडमी कहां है, पटना में है, ये सब पटना में है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद बिहार में कुछ प्रसिद्ध महोत्सव मनाए जाते हैं, किस जिले में, तो पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि महोत्सव और नंदनगढ़ महोत्सव, ये पश्चिमी चंपारण मनाया जाता है। पूर्वी चंपारण में केसरिया महोत्सव मनाया जाता है। समस्तीपुर में विद्यापति महोत्सव मनाया जाता है। मुंगेर में अंग महोत्सव मनाया जाता है, यह भी याद रखिएगा, अंग जनपद उसी क्षेत्र में था। पावापुरी महोत्सव नालंदा में, और दशरथ माझी लोक उत्सव मनाया जाता है कहां पर, गया जिले में, ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बिहार के प्रमुख खनिज संसाधन को देख लेते हैं कि बिहार के किस जिले में कौन खनिज संसाधन पाए जाते हैं, मैप के थ्रू पढ़ लेते हैं इसको। जैसे आपका रोहतास जिले में पायराइट पाया जाता है, और चूना पत्थर कहां पाया जाता है, रोहतास जिले में पाया जाता है, ये याद रखिएगा। गया जिले में टीन का उत्पादन होता है, और आपका जो है मुंगेर में बॉक्साइट का, और जमुई में ग्रेफाइट का उत्पादन किया जाता है, ये याद रखिएगा। किस जिले में कौन सा खनिज पाया जाता है, बिल्कुल मैप थ्रू बता दे रहा हूं, इसको याद रखिएगा। टीन उत्पादन अगर देखा जाए पूरे भारत में छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा होता है, बिहार के गया में भी ये पाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, याद रखिएगा बिहार में अगर कहा जाए तो बस्तर जिले में, पश्चिमी चंपारण में, सहरसा जिले में और समस्तीपुर जिले में पेट्रोलियम उत्पादन के केंद्र पाए गए हैं। बक्सर में तो पेट्रोलियम का उत्पादन पाया ही गया है, इन जिलों में भी कहीं कहीं सोर्स मिले हैं, याद रखिएगा। इसके बाद याद रखिएगा बिहार का जो रोहतास जिला है वहां डोलोमाइट पाया जाता है। गया में अभ्रक, लेकिन अभ्रक गया के अलावा जमुई, मुंगेर और आपका बांका में, इन 4 जिलों में क्या पाया जाता है, अभ्रक पाया जाता है। देखो ये चारों जिले छोटानागपुर के पठार से लगे हुए हैं, ठीक है, तो छोटानागपुर पठार में अभ्रक पाया जाता है, तो इसका विस्तार यहाँ भी पाया जाता है, नवादा में भी पाया जाता है, याद रखिएगा। चीनी मिट्टी के जो चीनी मिट्टी है वो भागलपुर, बांका और मुंगेर में, याद रखिएगा, ये भी बहुत फेमस है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है।
और खनिज संसाधनों की बात करते हैं तो बिहार के दक्षिण में सारे खनिज संसाधन पाए जाते हैं, ये भी याद रखिएगा। बिहार में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है, तो गया में और नवादा में यूरेनियम पाया जाता है। बिहार में लोहा कहाँ पाया जाता है, मुंगेर जमुई जिले में पाया जाता है, और जमुई जिले में इन सब क्षेत्रों में धारवाड़ क्रम चट्टानें पाई जाती हैं, ठीक है। और याद रखिए सोना कहाँ पाया जाता है, तो जमुई और ये मुंगेर में, तो मुंगेर में और आपका जमुई में क्या पाया जाता है, सोना पाया जाता है, और भागलपुर में भी लोहा पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद बात करते हैं तो मुंगेर जिले में स्लेट पाया जाता है, मुंगेर जिले में ग्रेफाइट पाया जाता है, यहाँ पे खड़गपुर की पहाड़ी है। क्वार्टरजाइट भी मुंगेर में, जमुई में और गया में पाया जाता है, और नवादा में बेरिलियम पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा, बेरिलियम नवादा में पाया जाता है, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं पेट्रोलियम, तो मैंने बता ही दिया आपको। रोहतास जिले में हीरा संभावित भंडार का पता लगाया गया है, क्योंकि जो हीरा पाया जाता है वो बिंदकर्म की चट्टान पाया जाता है, और बिंदकर्म चट्टानें कैमूर और रोहतास से पाई जाती हैं, इसलिए यहाँ पे हीरा पाया जा सकता है। याद रखना सेलखड़ी जो चूना पत्थर होता है, सेलखड़ी जो है गया, नवादा और आपका मुंगेर जिले में, जमुई, इस सब जिलों में पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। तो कौन से खनिज कहाँ पाए जाते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा बात करते हैं साबुन पत्थर पाया जाता है जमुई में, क्वार्टरजाइट जमुई में। प्राकृतिक गैस का जो उत्पादन होता है जो पता लगाया गया है, पूर्णिया, कटिहार और आपका किशनगंज में प्राकृतिक गैस के जो है बारे में पता चला है, ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है, गलती आप बिल्कुल मत करिएगा। बिहार में 16 किले कौन कौन क्षेत्र जाने जाते हैं, तो बिहार का उत्तरी बिहार का पश्चिमी क्षेत्र 16 किले जाना जाता है। गोपालगंज, सीवान, सारण, वैशाली, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, ये सब 16 किले प्रसिद्ध हैं बिहार में। इसके अलावा आपका समस्तीपुर और बेगूसराय भी सोना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बिहार के प्रमुख कृषि विश्वविद्यालय, तकनीकी संस्थान और अनुसंधान केंद्र को देख लेते हैं, ये कहां पर है, बिहार के किस जिले में है, ठीक है। याद रखिएगा अगर हम बात करते हैं तो पटना की बात करें, पटना जिले में क्या क्या चीजें हैं मैं एक साथ दे देता हूं। कृषि अनुसंधान केंद्र यह याद रखना, AN सिन्हा रिसर्च इंस्टीट्यूट याद रखना कहां पर है, पटना में है। इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान कहां पर है, पटना में है। राजेंद्र मेमोरियल मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है, पटना में है। और आपका फल अनुसंधान संस्थान कहां पर है, याद रखिएगा, ये आपका जो है भागलपुर में है, ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, भागलपुर में फल अनुसंधान संस्थान है। इसके अलावा मुजफ्फरपुर में तिरहुत कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, याद रखिएगा। समस्तीपुर में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा के लिए बहुत प्रसिद्ध है, आपको पता ही होगा, यहाँ है। भागलपुर में बिहार कृषि महाविद्यालय है, ये भी याद रखिएगा, जो बच्चे भागलपुर के हैं उनको पता होगा इसके बारे में। इसके बाद और बात करते हैं तो पटना जिले में संजय गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, पटना में ही राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान है। रोहतास शेषा सूर्य का जो है राजधानी थी, वो केंद्र था। शेरशाह इंजीनियरिंग कॉलेज प्रस्तावित है, लगभग बन चुका है अभी। बेगूसराय में अगर कहा जाए तो रामधारी सिंह दिनकर अभियांत्रिकी महाविद्यालय कहां पर है, याद रखिएगा, ये आपका जो है बेगूसराय में है। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय आपका दरभंगा में है, और दरभंगा में ही ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कहां पर है, दरभंगा में, ये भी याद रखिएगा, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं मौलाना जो है मजरूल हक अरबी और फारसी विश्वविद्यालय कहाँ है, पटना में है। इन्होंने बड़ी भूमिका निभाई थी देश के बिहार में आजादी के समय। पटना में पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय है, पटना में ही चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय है, लॉ की पढ़ाई होती है। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय भी पटना में है, ये भी याद रखिएगा, ये सब पटना में है, ठीक है। इसके बाद पूर्वी चंपारण में महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी में है। भोजपुर में कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा भोजपुर में है, और आपका जो है भागलपुर में बिहार कृषि विश्वविद्यालय, मैंने आपको इसको बता ही दिया था, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा मुजफ्फरपुर में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय स्थित है, याद रखिएगा, बिहार में मुजफ्फरपुर में।
छपरा में जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय है। समस्तीपुर में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय बता ही दिया। तिलका मांझी विश्वविद्यालय कहाँ पर है, याद रखिएगा भागलपुर में है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और आया भी है, ठीक है। तो याद रखिएगा जो बिहार से का जीएस के है, जो बिहार का हिस्ट्री था, जो बिहार की ज्योग्राफी थी, जहां से क्वेश्चन संख्या बढ़ सकती थी, आने की उम्मीद होती है, मैंने उनका रिवीजन करा दिया है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको इस तरह की क्लास लगातार मिलती रहे, ठीक है। ओके, थैंक यू।